तो अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एडी करंट के बारे में पढ़ लिया और हेनरी और फैराडे के लॉस के बारे में पढ़ लिया। आज का अब हमारा नया टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं डेफिनेशन से। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। ईएमएफ के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हो, हमने लेंस लॉ में भी जैसे पढ़ा था, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि वो अपने में होने वाले चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन की है। मतलब ये जो मैंने कॉइल के फॉर्म में बनाया इसे इंडक्टर बोलते हैं और इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, एल, और इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है, हेनरी होती है। कैपिटल एच से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन है कि किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने में होने वाले करंट की ग्रोथ को क्या करता है, अपोज करता है। इस तरीके से एक ईएमएफ क्रिएट होता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। दोबारा समझते हैं कि ये किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है जो इसमें होने वाले जो करंट जो प्रोड्यूस होगा इसमें उसकी ग्रोथ को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब अपोज करने का मतलब है अगर इस इंडक्टिंग कॉइल में करंट की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, एरो का साइन का मतलब है कि अगर करंट की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो ईएमएफ इसको क्या करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये अपोजिट साइन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। और दूसरे शब्दों में अगर आप कहोगे कि इसमें करंट की ग्रोथ कम हो रही है तो ईएमएफ इस तरीके से डेवलप होगा कि वो करंट की ग्रोथ को क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। मीन्स जो भी इसमें करंट की स्ट्रेंथ होगी उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इस तरीके से ईएमएफ एक इसमें डेवलप्ड होगा। अगर करंट कम हो रहा है तो ईएमएफ बढ़ेगा और अगर करंट बढ़ रहा है तो ईएमएफ कम होगा। मीन्स वो करंट को अपोज करेगा। तो किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी जो उसमें होने वाले करंट की स्ट्रेंथ को क्या करती है, अफेक्ट करती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर नया इसमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन तो हमें पाया गया कि फाउंड एट फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, वही है मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, और आई यहाँ पर क्या है आपके पास, करंट। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एल आई के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आया एल, और इसी एल को आप लोग किस नाम से जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। एक रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में करा था जहाँ पर ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन आपको मैंने बताया था, और इसी को आप लोग फैराडे के सेकंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन में पहले भी आपको पता चुका, माइनस साइन इससे लगाया क्योंकि ये हमेशा करंट की क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू आप यहाँ से पुटअप कर दीजिए एल आई। एल तो कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी, इसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे तो आपके पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूज़ होता है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस कितनी होती है, हेनरी होती है, जिसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब इसी फॉर्मूले पे बेस यहाँ पर एक सैम्पल प्रॉब्लम करके देखते हैं। व्हाट ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन अ 10 हेनरी इंडक्टर इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 10 एम्पियर टू 7 एम्पियर इन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अगर आपके पास 10 हेनरी का एक इंडक्टर है और 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सेकेंड टाइम में उसमें जो करंट है उसकी ग्रोथ क्या हो रही, चेंज हो रही, 10 एम्पियर से वो 7 एम्पियर पर आ जाता है। तो बताइए कितना ईएमएफ उसमें डेवलप्ड हुआ होगा। तो इसकी गिवन चीज़ें लिखते हैं। ईएमएफ आपको निकाल के बताना है, एल 10 हेनरी आपको गिवन है, I1 और I2 ये इनिशियल करंट, ये है फाइनल करंट। तो I1 और I2 की वैल्यू आपको मिलेगी और dt यहाँ पर क्या दे रखा आपको, टाइम दे रखा। तो आपके पास यही फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगाया, माइनस का एल है। अब डी आई आपके पास नहीं तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। I2 की वैल्यू गिवन है, I1 की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू और dt की वैल्यू, सारी वैल्यूज यहाँ पर रख के जब आपने इसे कैलकुलेट करके देखा तो आंसर आया 333.3 वोल्ट। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं जो उस इंडक्टर के केस में क्या हुआ होगा, ग्रो हुआ होगा। तो आई थिंक आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बस फिर से बता देता हूँ, सेल्फ इंडक्शन किसी भी कॉइल की उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसकी वजह से उसमें जो करंट की स्ट्रेंथ होती है उसको अफेक्ट करने के लिए एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो उसकी ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मीन्स अगर करंट बढ़ रहा है तो ईएमएफ से घटाने की कोशिश करेगा और अगर करंट कम हो रहा है तो ईएमएफ से बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये अपोजिट लगता है हमेशा, इसलिए आपको ये एरो के साइन दिखाए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन। ये सेम टू सेम है जैसे आपने अभी एक प्रीवियस ऑडियो में वीडियो में पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन के बारे में, ऐसे ये म्यूचुअल इंडक्शन। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है, इस सेल्फ इंडक्शन में हमारे पास एक कॉइल हुआ करती थी, म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास कितनी कॉइल है, 2 कॉइल्स होंगी। सेल्फ इंडक्शन में आपने पढ़ा था कि वो कॉइल खुद एक ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से वो अपने में होने वाले करंट की स्ट्रेंथ को क्या करता है, अपोज करता है। इसमें बस बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें ये कॉइल नहीं, इसके बगल में इसके साथ जो दूसरी कॉइल है क्योंकि वो ईएमएफ को क्या करेगी, जनरेट करेगी।
की। डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच ईच अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग एन अपोजिंग ईएमएफ। इसका मतलब है, जैसे इस वाली फिगर को आप ध्यान से समझिए, इसे आपने की और बैटरी से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। जब आप इसमें सेल को मतलब की को प्रेस करेंगे तो इस सर्किट में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। सेल करंट में लिखा तो सेल की वजह से इसमें क्या जाएगा, करंट जाएगा, और इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से क्या होगी, लेकिन जब एक करंट कैरिंग कॉइल होता है उसके चारों तरफ क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, और उसकी वजह से दूसरी कॉइल में क्या होगा, एक इंड्यूस करंट क्या होगा, डेवलप्ड होगा। मैग्नेट की वजह से जब करंट बनता है, यही तो टॉपिक है, यही तो हमारे चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब आपने करंट से पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराया और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से दूसरी कॉइल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जिसे आप इंड्यूस करंट के नाम से जानते हैं। तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो उसकी वजह से दूसरी वाली कॉइल में इंड्यूस करंट की क्या हो जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी करंट की तो यहाँ पर एक सेल्फ ईएमएफ क्रिएट होगा, जो इसमें होने वाले मतलब बढ़ते हुए करंट को जो ग्रोथ हो रही है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। और इसी फिनोमिना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से देखिए डेफिनेशन कि ये वो प्रॉपर्टी होती है दो कॉइल्स की जिसमें ईच अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, दोनों के दोनों एक दूसरे में होने वाले करंट की ग्रोथ को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो उस फिनोमिना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं। ये फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम मत लेना। क्यों, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होती हैं और सेल्फ इंडक्शन में सिर्फ एक कॉइल होती है। सेल्फ इंडक्शन में एक कॉइल अपने आप एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करती है जो उसमें होने वाली करंट की ग्रोथ को अपोज करता है, और म्यूचुअल इंडक्शन में ये काम कौन करता है, दूसरी कॉइल करती है जो पहले में होने वाले करंट की ग्रोथ को क्या करेगा, अपोज करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनली का साइन हटाया, एम लगाया, और एम यहाँ पर क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फिर वही ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी, फाई की जगह एम आई, और ई इज इक्वल टू माइनस का एम डी आई बाई डी टी। सेम टॉपिक है, वहाँ पर आपका एम की जगह कौन था, एल, क्योंकि वो था कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और ये है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। पूरा का पूरा टॉपिक आपका कैसा है, सेम है, सिर्फ एक फ़र्क है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में आपके पास दो कॉइल होती हैं और सेल्फ इंडक्शन में क्या होती है, एक कॉइल होती है। सेल्फ इंडक्शन में जब आप करके देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कॉइल में होने वाली जो करंट की ग्रोथ है उसे वो कॉइल खुद ईएमएफ प्रोड्यूस करके क्या करती है, अपोज करती है। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, एक में होने वाली ग्रोथ में दूसरी कॉइल क्या करती है, उसे अपोज करती है। ये इसका क्या है, बेसिक डिफरेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी क्या होती है, यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ईजी है। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, एडी करंट, ये टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसके बाद आपने पढ़ा कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। इसी तरीके से फोर्थ यूनिट में हमारे पास टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स, यानी कि कॉइल्स को आपने सीरीज़ में लगा रखा है या पैरेलल में लगा रखा है। इस कॉइल नाम से कन्फ्यूज मत होना, कॉइल का मतलब यहाँ पर इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे वहाँ पर आप 3 रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस को सीरीज़ में लगा देते, ऐसे यहाँ पर मैं 3 इंडक्टर कॉइल लगा रखे सीरीज़ में। पहले वाले का इंडक्टेंस कितना है, L1, सेकंड वाले का L2, L3 और सो ऑन, इसलिए लगा रखे होंगे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 3 को क्या करा है, कंसिडर करा है। एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर, जब हम लोग इंडक्टेंस को क्या करते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं, तो उनका जो ईएमएफ होता है, मीन्स जो पोटेंशियल, मैंने आपको बताया भी था कि फोर्थ यूनिट में पोटेंशियल का काम कौन करेगा, ई। ये क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, मीन्स सेपरेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपस में। तो पहले वाले के अलॉन्ग ईएमएफ कितना होगा, E1, सेकंड वाले के अलॉन्ग कितना होगा, E2, और थर्ड वाले के अलॉन्ग कितना होगा, L3, और सो ऑन, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक जनरल फॉर्मूला, अभी पीछे आपने देखा सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस का L टी बाई डी टी, ये तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। अब फर्स्ट वाले कॉइल के लिए कितना होगा ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, E1, इंडक्टेंस कितना है L1, और डी आई बाई डी टी, क्योंकि करंट क्या रहेगा, सेम। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए ईएमएफ कितना होगा, E2, इंडक्टेंस कितना है L2, करंट कितना रहेगा, डी आई बाई डी टी, एंड सो ऑन। तो आप E3, E4 जितने मर्जी इसमें लगा सकते हैं। अब आपके पास E1 और E2 की वैल्यू, इन सबको फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। पुटअप करने के बाद आपने देखा E की जगह तो कितना आ गया, सिंपल LS मैंने लगा दिया फॉर सीरीज, डी आई बाई डी टी। फर्स्ट वाले के लिए L1 डी आई बाई डी टी, सेकेंड वाले के लिए L2 डी आई बाई डी, एंड सो ऑन, ठीक है।
डी आई बाई डी टी दोनों साइड से कॉमन निकालेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपके पास सीरीज़ का फॉर्मूला बन के आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln। तो ये चीज़ आपके पास अगर आपको ध्यान आ रही होगी सेम टू सेम रेजिस्टेंस की जैसा नहीं है, जैसे रेजिस्टेंस की सीरीज़ कितना होता था R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे इंडक्टेंस के लिए आपको याद रखना है कि अगर इंडक्टेंस आपस में सीरीज़ में लगे होंगे तो क्या हो जाएगी, उनकी सिंपल वैल्यूज़ को आप ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कंबाइंड इंडक्टेंस जो होता है कॉइल का अगर सीरीज़ में लगा रखा होगा तो वो क्या होगा, सम ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कॉइल के इंडक्टेंस को क्या कर दीजिए, आप एडअप कर दीजिए। और इस एडअप करने की वजह से जो टोटल नेट इंडक्टेंस आपके पास निकल के आएगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली अब आपके पास क्या है, कॉइल्स इन पैरेलल, जैसे अभी प्रीवियस मतलब अभी नए टॉपिक में हमने करा था कि उनको सीरीज़ में लगा रखा था। अब यहाँ पर इंडक्टेंस को आप देखिए कैसे लगा रखा है, पैरेलल लगा रखा है। जब 3 या 4 इंडक्टेंस को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं तो इस बार ईएमएफ तो कैसा होगा, इसमें सेम होगा, लेकिन जो करंट होगा वो अलग अलग इंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट वाले के लिए I1, सेकंड वाले के लिए I2, थर्ड वाले के लिए I3, IN तक। अब यहाँ पर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डी आई बाई डी टी, फर्स्ट वाले के लिए DI1 बाई डी टी, सेकेंड वाले के लिए DI2 बाई डी टी और लास्ट वाले के लिए DIN बाई डी टी। जनरल फार्मूला ईएमएफ का हमको पता है, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। तो बस फिर इन सारी वैल्यूज़ को आप लोग किस में पुटअप कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए। तो E की जगह कितना आ जाएगा, E अपॉन एल पी, सेकेंड वाले के लिए कितना आ जाएगा, E अपॉन L1, थर्ड वाले के लिए कितना आ जाएगा, E2 अपॉन L2 और लास्ट वाले के लिए कितना आ जाएगा, EN अपॉन Ln। अब यहाँ पर अगर आप वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर आप लोग ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ईएमएफ मैंने अभी आपको बताया सब में क्या होता है, कॉमन होता है। E1 प्लस E2 प्लस एन, यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा भी है, E1 E2 E3 जितने भी होंगे सब क्या होंगे, कंबाइंड ईएमएफ के बराबर होंगे। तो बहुत साइड से ईएमएफ की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कैंसिल। जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एल पी इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस Ln, LP फॉर पैरेलल के लिए। और इस केस में भी यही चीज़ है कि जब पैरेलल का कॉम्बिनेशन आप लोग बनाएंगे तो उसका इंडक्टेंस क्या होगा, लेस होगा एज़ कम्पेयर टू 1। अगर यहाँ पर L1 का इंडक्टेंस आप निकालेंगे और इस तरह से कंपेयर करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि ये सर्किट में कैसे लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये दोनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, कॉइल इन सीरीज, कॉइल इन पैरेलल, इन पे बेस आपके क्या आते हैं, बहुत सारे सैम्पल प्रॉब्लम आते हैं।